नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए और इसमें हम समझेंगे आज प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के अब तक 1990 से लेकर 2026 तक जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं उसके आधार पर आपका जो वर्तमान में मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण आया है उन सब के जो क्वेश्चन है इसमें शामिल किए गए हैं और वो जो क्वेश्चन होंगे उसके जो आंसर होंगे ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होंगे। यानी कि हम यहाँ पर समझने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण, वो भी पीवाई के क्वेश्चन के आधार पर, ताकि आपको क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश 2026 के प्री में या फिर जो भी एग्ज़ाम होगी एमपी की उसमें, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आराम से हल कर सको। क्योंकि क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग वर्तमान क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उसमें डेटा जो है वर्तमान का होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2022 में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या किया है उसने 2025-26, यहाँ पे लिखा हुआ था 2021-20। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है डाटा वर्तमान का। यहाँ अगर क्वेश्चन करेगा आपका 2025-26 में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना क्वेश्चन ये करेगा कि वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका बिजली, गैस, निर्माण, उत्पादन और उपयोगिता सेवाएं। ठीक, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज एक्चुअली किसकी है, वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की। इसके पहले जो लेक्चर लिया गया था पार्ट 1 उसमें हमने पढ़ चुका है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अकॉर्डिंग प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जो सेकेंडरी क्षेत्र था वो रह चुका था। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है सेकेंडरी क्षेत्र। ठीक है, और इसके जो उप क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं इसके उप क्षेत्र। कौन कौन से हैं, विनिर्माण, विद्युत क्षेत्र, गैस, ठीक है, और निर्माण। तो ये इसके तृतीय क्षेत्र के ये पार्ट हैं, ये उप क्षेत्र हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डेटा दिया गया है 2024-25 का और ये डेटा दिया गया है 2025-26 का। और इन डेटा में, ठीक है, ये उप क्षेत्र में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, वो है 9.22%। सबसे बड़ा भाग योगदान इसका है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, वो है निर्माण। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निर्माण। हुआ क्लियर? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि ये क्वेश्चन उसने क्यों किया है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से यही क्वेश्चन क्यों किया उसने कि किस ग्रोथ का सर्वाधिक योगदान है। ऐसा क्यों किया, उसके पीछे रीजन आप देखना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो परिवर्तन परसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है विनिर्माण यहाँ पर घटा है। ठीक है, विद्युत सेवा जलापूर्ति यहाँ पे घटा है। जो निर्माण है यहाँ पे ये प्लस में है और बाकी द्वितीयक क्षेत्र जो टोटल देखा जाए तो वो भी पूरा घटा हुआ। लेकिन जहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं उसमें सर्वाधिक जो ग्रोथ है वो किसकी है, वो निर्माण की है। तो ध्यान रखना जब भी आप पढ़ते हो आर्थिक सर्वेक्षण या बजट, तो जहाँ पे ग्रोथ दिखाई गई है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उस डेटा को आप रट डालना, याद कर लेना, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन उठेंगे। सर्वाधिक ग्रोथ होती है तो उसको पढ़ना। ध्यान रखना जो भी सेक्टर है उसकी ग्रोथ हुई है तो वो आपको याद होना चाहिए उसका डेटा। जैसे कि आप देखना यहाँ पे उसने कुछ नहीं पूछा है क्योंकि सभी क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ है, सभी सेक्टर यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, बस मात्र जो निर्माण है ये गया है प्लस में। ठीक है, अब प्लस में गया है तो इसीलिए आपको 9.22% पे याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर ले कि 2025-26 में द्वितीयक क्षेत्र में जो निर्माण क्षेत्र है उसका कितना परसेंट योगदान है, तो उसका कितना परसेंट है, वो है 9.22%। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आंकड़े में क्या हुआ है, इस सेक्टर में ग्रोथ हुई है। जब ग्रोथ हुई है तो ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। हुआ के लिए पहली चीज़। और इस आंकड़े को आप मेंशन कर सकते हो मेंस में भी। जब मेंस दोगे आप तो वहाँ मेंशन कर सकते हो कि द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक जो ग्रोथ हुई है वो निर्माण क्षेत्र की हुई है। तो ये जो और निर्माण क्षेत्र की हुई है वो कितने परसेंट हुई है, तो वो हुई है 9.22% हुई है। इस आंकड़े को वहाँ पुट कर सकते हो। इस प्रकार से आप मेंस में भी यहाँ पर इस आंकड़े का यूज़ कर सकते हो, इसलिए आपको ये आंकड़ा ध्यान से याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो ये हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र।
तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। हमने इसके पहले प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र पढ़ा चुका है। अब हम कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से 1990 से लेकर 2026 तक जितने क्वेश्चन आए हैं PYQ बेस में, उस बेस के अकॉर्डिंग वर्तमान में या भविष्य में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं अब आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश का 2025 का। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन किया है मध्य प्रदेश 2025 के प्री में। क्वेश्चन क्या किया है, उसने किया है मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2011-12। तो 11-12 क्या है, 11-12 है, ये है बेस ईयर 2025-26 तक। अब ये जो क्वेश्चन किया था यहाँ लिखा था 2024-25, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आपको आएगा तो यहाँ लिखा रहेगा 2025-26 तक चालू कीमत। क्या लिखा है यहाँ पर, चालू कीमत। तो चालू कीमत क्या होता है, स्थिर भाव क्या होता है, ये पहले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसको समझ में नहीं आता वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठीक है, पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी बड़ी है। ठीक है, कितनी बड़ी है, तो ये आप देख लीजिए डाटा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का इमेज। ठीक है, इसमें जो दिया गया है आपका ग्रीन लाइन, ये है आपका प्रचलित भाव, और जो दिया है ब्लू लाइन, ये दिया गया है आपका स्थिर भाव। तो जो प्रचलित भाव है उसमें जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको माना गया है 1,69,050 के लगभग माना गया है कि इतनी प्रति व्यक्ति आय होने की संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार से जो स्थिर भाव है वहाँ प्रति व्यक्ति आय माना गया है कितना, 76,971। हुआ क्लियर, ये मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। हुआ क्लियर। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है आपका बेस ईयर का प्रति व्यक्ति आय 38,497। हुआ क्लियर। दूसरा पॉइंट, 2025-26 में 1,69,050, ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि 2011-12 से लेकर 2025-26 तक, यानी 38,000 से लेकर हम 1,69,000 तक हम जब पहुंचे हैं तो इसमें कितने गुना की वृद्धि हुई है, यानी कितने गुना वो बड़ी है बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए मोटा मोटा, अगर इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो आंसर होगा वो 1600 के आसपास होगा। जैसे कि आपने देखना 4 × 4 कितना होता है, 1600 होता है। उस प्रकार से 38 यानी कि 4 के आसपास है, और जो 16 है ये भी 4 के आसपास, 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, वो होगा ऑप्शन सी, लगभग 4 गुना। हुआ क्लियर। अब आप देखना, ये तो हो गया क्वेश्चन आपका किस पे, चालू कीमत पर, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा रहता स्थिर कीमत तो उसका आंसर क्या होता। ध्यान रखना, अगर आप देख पा रहे हो ये आपका दिख रहा है कौन सा, ये चालू कीमत पर है, ये आपका दिख रहा है बेस ईयर पर। 2011-12 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, वो थी अपनी 38,497 मान लो। ठीक है, अब वो पूछेगा आपसे कि स्थिर भाव में जो प्रति व्यक्ति आय है 2025-26 में ये कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो उसमें कितने गुना की वृद्धि होगी, तो उसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 गुना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आता है चालू कीमत पर वर्तमान में, तो उसका जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो उसमें 4 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन वही क्वेश्चन आता है आपको वर्तमान में कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आता है कि स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के बेस ईयर से कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो उसका आंसर होता 2 गुना होता। अब ये बेस ईयर और जो प्रचलित कीमत है और जो स्थिर भाव है, इसमें इतना अंतर क्यों है। बेस ईयर तो इसलिए मापा जाता है कि हम जो हैं 2011-12 में कहाँ थे और हमने अब तक कितनी ग्रोथ की है, उसके कारण यहाँ बेस ईयर लिया गया है। तो ये पॉइंट को क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं हम स्थिर भाव की और जो है प्रचलित भाव की। स्थिर भाव का मतलब होता है जब हम महंगाई को हटा देते हैं तो वो आता है स्थिर भाव, और जो करंट वैल्यू होती है जिसमें महंगाई भत्ता सब ऐड होता है उसको बोलते हैं प्रचलित भाव। इसलिए जो स्थिर भाव होता है उसमें महंगाई नहीं रहती, हटा दिया जाता है, इसलिए उसका जो डेटा है उसका ग्राफ कम होता है हर समय। ठीक है, और जहाँ महंगाई ऐड होगी उसका ग्राफ ज़्यादा होगा। हुआ क्लियर। तो ये होगा, ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि चालू कीमत प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो वो होगी 4 गुना। हुआ क्लियर। तो चालू कीमत पर क्वेश्चन आता है आपको तो उसका आंसर होगा कितना, 4 गुना।
लेकिन वही क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे लिखा आता आपका स्थिर भाव, तो उसका होता 2 गुना। हुआ क्लियर? कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो ये इमेज गवर्नमेंट वेबसाइट की है, माई गवर्नमेंट की है। इसमें बोला गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वो थी 38,497। उसी प्रकार से 2025-26 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो हो गई है 1,69,000 हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो कूच की गई है उसमें जो है 4 गुना की वृद्धि हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना के आसपास, ठीक है। हुआ क्लियर? तो ये है इस कंटेंट को आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपसे ये भी कर सकता है कि बेस ईयर में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो वो थी 38,497। प्रचलित भाव में कितनी है? तो वो भी आपको याद होना चाहिए 1,69,050। और आपसे पूछ लेगा स्थिर भाव में, तो उसका आंसर है 76,971। ये तीनों डेटा आपको याद होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। हुआ क्लियर? जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज है आपको दिखा रहा है जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से बोला है उसने कि 16.69 लाख करोड़ जो है ये भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार है, यानी इतनी बड़ी जीडीपी है। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो पिछले साल से जो वृद्धि हुई है वो हुई है 11.14% हुई है, यानी कि 2024-25 में जो हमारा आकार था जीडीपी का, वर्तमान में 2025-26 में जो अनुमान किया गया है जीडीपी का आकार का, उसमें ग्रोथ जो है वो दिखाई कितनी है? वो दिखाई दे रही है 11.1%। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका प्रचलित भाव पर, लेकिन यही क्वेश्चन कर ले वो कि जीडीपी का आकार जो है स्थिर भाव में कितनी वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 8.04%। इसका मैंने पिछले बार जो क्वेश्चन लिया, जो लेक्चर लिया था, उसमें मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया था, उसमें बताया था। ये आपको याद हुआ होगा। हुआ क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं। यानी ये बोल रहा है कि एक हो गया आपका मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, और एक हो गया आपका इंडिया की प्रति व्यक्ति आय। हुआ क्लियर? तो इन दोनों के बीच में तुलना की जाए तो इसमें जो है क्या होगा, क्या निकलेगा? तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। पहला बोल रहा है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक होगी। तो पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वर्तमान में। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वो है 1,69,050 है। हुआ क्लियर? और ये जो इमेज दिख रही है ये आपको दिख रहा है वित्त मंत्रालय का, और इसमें बताया गया है ये है प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वो है 2,20,000। ये की गई है अनुमानित, ठीक है। यानी कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? मानो अनुमान में वो आएगी 2,20,000। वहीं पर जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 1,69,050। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है ये मध्य प्रदेश की कम है और भारत की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। हुआ क्लियर? इस प्रकार से आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, गलत। ये जो कम है, तो ये जो पॉइंट है कौन सा? ए गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ लो आप, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, सही बोल रहा है वो। इंडिया की प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखना यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय इंडिया की अधिक है और एमपी की कम है, और ये क्या बोलना है? तुलना से कम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वो है 1,69,000 के आसपास है, और जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? तो वो 2,20,000 के आसपास है। तो 2 लाख अधिक होता है, इसलिए एमपी की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। हुआ क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है। जैसे कि डेटा दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में बड़ी बातें क्या हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखना कि विकास दर कितनी है? वो है 11.14%, ठीक है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए।
इसकी कहानी पढ़ चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय कितना 4 गुना बढ़ चुकी है, ये भी डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1,69,000 प्रति व्यक्ति आय है। प्रदेश में पर्यटन वृद्धि कितनी हुई है, तो वो 94% वृद्धि हुई है, यानी 100 के आसपास पहुंच गई, यानी कि ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जो भी चीज़ 100 के आसपास पहुंच जाती है ग्रोथ में, वो डेटा आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ हुआ है, उज्जैन में हुआ है। अब उज्जैन में क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न है भगवान शिव, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, वहाँ पर महाकाल मंदिर है, ठीक है। दूसरा महाकाल लोक, अभी अब उज्जैन जाओगे तो आप देखना कि महाकाल लोक बन चुका है। तीसरी चीज, जो सीएम है वो कहाँ के हैं वर्तमान, वो उज्जैन के हैं, तो इनका ध्यान कहाँ पर है, वो उज्जैन में। चौथी चीज, उज्जैन में 2028 में क्या लगने वाला है, वो लगने वाला है कुंभ, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए तो उज्जैन की जो पर्यटन पहुंच है ये सबसे ज्यादा है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। जहाँ के सीएम हैं वहाँ पे उज्जैन है। उज्जैन जो है ये महाकाल की नगरी है। महाकाल में जो उज्जैन है वहाँ पे नदी बहती है, क्षिप्रा नदी, जो 2028 में वहाँ पे लगने वाला है कुंभ, इसलिए उसका जो पर्यटन है ये सबसे ज़्यादा पहुँच चुका है। हुआ क्लियर? और ऑल ओवर मध्य प्रदेश का पर्यटन की वृद्धि कितनी हो चुकी है, तो वो हो चुकी है 94%। और डेयरी उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हुआ क्लियर? तो इतने सारे डेटा आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर भाव के आधार पर 2025-26 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट का मेंस होता है 21 में कर चुका है। यही सेम क्वेश्चन आपका एपी में कर चुका है 2022 में। अब यही क्वेश्चन आपका 2026 में करेगा, तो वो उसका आंसर, उसका जो डेटा होगा यही होगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना, आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर, ग्राफ में। ये आपको दिया गया है आपका एमपी की प्रति व्यक्ति आय में 10% की इजाफा, ये वर्ष दिया गया है, ये प्रचलित भाव दिया गया है, ये स्थिर भाव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है 2025-26, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव में, उसका आंसर क्या होगा, वो होगा 1,69,000। हुआ क्लियर? ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पूछा उसने स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो स्थिर भाव में कितनी होगी, वो होगी 76,971। जैसे कि आप देख लो ग्राफ में यहाँ पे लिखा है 1,69,000, और ये क्या है, ये है प्रचलित भाव, और ये लिखा है आपका 76,971, ये लिखा है आपका स्थिर भाव। और यहाँ उसने क्वेश्चन किया है स्थिर भाव में। क्या किया है, स्थिर भाव में। स्थिर भाव में जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 76,971। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। 2025-26 के अनुसार, अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की स्थिर भाव, क्या बोला यहाँ पर, यहाँ बोला उसने स्थिर भाव। हुआ क्लियर? के आधार पर 2011-12 के आधार वर्ष पर प्रति व्यक्ति आय, बता चुका हूँ मैं आपको, ये आपका हो गया स्थिर भाव। कौन सा, ये हो गया आपका स्थिर भाव। और उसने पूछा है स्थिर भाव के अकॉर्डिंग 2011-12 में जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी हो चुकी है, तो वो होने की संभावना कितनी है, वो है 76,900। तो इसका जो आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया था 2011 में ADPPO में। हुआ क्लियर? 2025-2026 में क्वेश्चन आपको आएगा, तो वो आएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। स्थिर मूल्यों के अकॉर्डिंग बेस ईयर 2011-12 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। अगर यही क्वेश्चन आपको आता, यहाँ पे लिखा रहता आपका 2000, यहाँ पे लिखा रहता आपका 2025 से 26, तो उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता, ये होता 76,971। और ये क्वेश्चन भी आपका MP 22 और 21 में कर चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि 2023-24 में राष्ट्रीय औसतन की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने % की है चालू कीमत पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैं डेटा पुट कर दूँ, ये इसको मैं ऐसा कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, 2025 से 26, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि 2025-26 में जो MP की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, तो वो 1,69,050 है।
और जो इंडिया है उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो 1,20,000 है। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका जो आंसर क्या होगा, क्योंकि उस समय इसका जो आंसर था वो था 774%। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको आता है 2025-26 में, तो इसका आंसर क्या होगा, ये डेटा दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसकी पीडीएफ मिल रही है आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।